गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड टुडे वी लर्न अबाउट डेप्रिसिएशन ह्रास, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चों, हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखते हैं कि ये डेप्रिसिएशन क्या है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। डेप्रिसिएशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं ह्रास। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। इसका मीनिंग होता है, ह्रास का मीनिंग होता है क्या? घिसावट। बच्चों, ये जो है एक फिनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत ही मेजर टॉपिक है। ये एक हेल्पिंग अकाउंटिंग के रूप में काम करता है, जो हमारे फाइनल रिजल्ट को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको किस तरह से हम लोग समझ सके। तो डेफिनेशंस में हम लोग देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। हम लोग तो मीनिंग तो समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये एक घिसावट है। तो किस चीज पर घिसावट, तो पहले हम लोग समझ ले, ये एसेट्स के ऊपर बात करता है, एसेट्स पर घिसावट। लेकिन एसेट्स जो है वो कई तरह के होते हैं बच्चों, है ना? तो इसमें से कौन से एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो अप्लाई होता है, सबसे पहले ये बात जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये जो अप्लाई होता है वो फिक्स एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन फिक्स एसेट्स में भी किस तरह के फिक्स एसेट्स के ऊपर ये अप्लाई होता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊंगी इसी क्रम में। कि जब हम लोग एसेट्स का यूज करते हैं या फिर एसेट्स जो है यूज करते हैं तो एक लंबे समय तक बीत जाता है, तो उसके वैल्यूज में कमी आ जाती है। ठीक है, और या फिर एसेट्स जो खरीद करके हम लोग जो लाते हैं उसमें यूज करने के क्रम में कुछ टूट फूट जाते हैं, तो उसमें कुछ कमियां आ जाती है तो एसेट्स के वैल्यूज में। उसका मतलब इस तरह से कई कारण बनते हैं। वो कारणों को हम लोग भी डिटेल्स में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक एग्जांपल बन जाता है कि फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों। तो इसमें आएंगे आपके लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स वगैरह। ठीक है ना? फिक्स एसेट तो आप समझ रहे हो, जिसको हम लोग बिजनेस में एक बार इंस्टॉल कर देते हैं और वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में वो काम करते रहता है। ठीक है ना? उसको हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल समझ लें। लेकिन क्या है कि डेप्रिसिएशन क्या सभी तरह के फिक्स एसेट्स में लगता है? बिल्कुल नहीं। डेप्रिसिएशन से अगर हम बात करें तो कभी कभी एप्रिसिएशन को भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या सब पे लागू होता है? नहीं, लैंड जो है वो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन अप्लाई तो होता है फिक्स एसेट्स पर, लेकिन ये फिक्स एसेट्स जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है ना? एक होता है आपका ह्यूमन मेड, ठीक है ना? एक होता है आपका नेचर मेड। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर जो एसेट्स लग रहे हैं डेप्रिसिएशंस, जो जिस तरह के एसेट्स पर लग रहे हैं वो एसेट्स है आपका ह्यूमन मेड एसेट्स। जैसे कि ये लगेगा मशीन के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, तो आप कहोगे झट से कि मैम लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी तो लगता है। ऑफकोर्स लगता है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर लगता है, नॉट ओनली लैंड पर लगता है। लैंड पे बिल्डिंग वो खड़ा है तो उस पर ये डेप्रिसिएशन होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर समझोगे कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर लगेगा और वो ह्यूमन मेड एसेट्स के ऊपर होगा। और ये क्यों लगता है, तो इसका कई कारण होते हैं। हम लोग उसका एसेट्स का यूज करते हैं तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर अप्लाई होता है। अब तो हम लोगों ने अपने लैंग्वेज में समझा। आइए हम लोग आते हैं डेफिनेशंस में। तो डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द परमानेंट डिक्रीज। ये क्या होता है? परमानेंट, यानी कि जो एक बार ये डेप्रिसिएट हो गया, मतलब कि इसका वैल्यूज घट गया, तो ये फिर से ये रिकवर नहीं हो सकता। राइट? समझ में आ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, ये अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जाएंगे तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखेंगे कि डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट डिक्रीजमेंट। ओके, तो ये क्या है? परमानेंट डिक्रीजमेंट है। कहां पर ये लगता है?
ऊपर। किस तरह से? तो क्यों? थ्रू थ्रू वेयर एंड टेयर्स, यानी कि कोई क्या होता है वेयर्स एंड टेयर्स, मतलब कि टूट फूट जाते हैं एसेट्स यूज करने के क्रम में, है ना, इन यूज करने के क्रम में टूट फूट जाते हैं तो उसका वैल्यूज कम हो जाता है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। क्लियर हो रही है? या फिर पासेज ऑफ टाइम, टाइम जो है वो खरीद करके लाए, एक लंबे समय के बाद सभी एसेट्स का एक वर्किंग लाइफ होता है, ठीक है ना। उस वर्किंग लाइफ को जैसे जैसे वो बीतता चला जाता है, एसेट्स वो वैल्यूलेस होता चला जाता है, वैल्यूज उसकी डिमिनिशिंग होते चली जाती है, वो घटती चली जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग उसी को डेप्रिसिएशन कहेंगे, किसको? जो वैल्यूज घट रही है। क्लियर है बात को? आगे हम लोग आते हैं, इसी में एक सेकेंड वाले डेफिनेशंस में आपका ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन डिनोट द परमानेंट एंड कंटिन्यू, परमानेंट पहली बात, दूसरी बात क्या है? कंटिन्यू, जो है कंटिन्यू हमेशा होता है, लगातार होता है, ठीक है ना। ये क्या है? डिमेंशन है, ये घटता है। कंटिन्यू ये क्या होता है? घटते चला जाता है। ओके, तो कंटिन्यू डिमेंशन है ये, और डिक्रीजमेंट है ये। कंटिन्यू डिमेंशन बोलिए, या घट रहा है ये, है ना, या फिर ये डिक्रीजमेंट जो घटना है वैल्यूज में। तो किस चीज में घटेगा? तो ये हो जाएगा आपकी क्वालिटीज, क्वांटिटी के ऊपर। बिजनेस जो एसेट्स है, एसेट्स की क्वांटिटी के ऊपर, एसेट्स की क्वालिटीज के ऊपर क्या जो है ये लागू होगा। यानी टूट फूट जाएगा तो क्वालिटीज कम हो जाएगी, है ना, क्वांटिटीज कम हो जाएगी। और वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये तीन चीजों के ऊपर लग रहा है, जो एसेट्स है एसेट्स के ऊपर लग रहा है, क्वांटिटीज, क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है? तो ड्यू टू किसके कारण? तो ड्यू टू पहला कारण जो है, हम लोग यहाँ पर नंबर 3 दे देते हैं, आगे अपना बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो वेयर एंड टीयर्स, है ना, लैप्स ऑफ टाइम, जो है ये ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब हो जाएगा, यानी कि कहा जाए तो इसको क्षय हो जाना, मतलब कि घट जाना, ठीक है। और छठा हम लोग आते हैं एक्सहेशन, ठीक है ना। तो या फिर आपको बात करेंगे तो एक्सीडेंट। ये पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है कि ये जो डेफिनेशन है बच्चों आपको पूरी तरह से क्लियर करा रहा है कि डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो लगता किसके ऊपर है? तो फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है, एसेट्स के ऊपर आता है। यहाँ पर डेफिनेशंस में फिक्स को नहीं बात करा, लेकिन हम लोग को समझना है क्या कि ये फिक्स एसेट्स के ऊपर लग रहा है। फिक्स एसेट्स में भी किसके ऊपर? तो ह्यूमन मेड्स के ऊपर, जहाँ पर ह्यूमन ने काम करा है, जैसे मशीन हो गया, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना लिया, या फिर लैंड में के ऊपर प्लांट स्टेबल किया गया, तो उनकी वो जो चीज़ें हैं वो आफ्टर द यूज़ वो क्या हो जाएंगे, उसका वैल्यूज कम होगा, धीरे धीरे एक समय के बाद वो खत्म भी होगा। तो सिंपली यहाँ पर बात है कि बिजनेसमैन किस तरह से सोचता है। बिजनेसमैन सोचता है कि अभी जो हमने वैल्यूज लगा करके, पैसे लगा करके, कैपिटल लगा करके जो हमने एसेट्स खरीदा है, ठीक है, वो उसका लाइफ एक है, हर चीज का लाइफ होता है। तो वो आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द लाइफ, यानी कि जो एसेट्स का वर्किंग लाइफ है, उसके बाद उस एसेट्स की जरूरत हमें फिर से पड़ने वाली है, ठीक है। तो एट ए टाइम हमारा, अगर हम उस एसेट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमें अपने काम को रोकना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एसेट्स की उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो उस समय, जिस समय यानी कि आफ्टर कंप्लीट ऑफ द लाइफ वर्किंग लाइफ, उस समय हमें फिर से उतने फंड्स की जरूरत पड़ेगी जितना हम लोग फोर्स लगा करके अभी उस मशीन को या उस फिक्स एसेट्स को स्टेबल किए हैं। तो क्लियर बात है यहाँ पर बच्चों कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो सिंपली डेप्रिसिएशन ये एसेट्स के ऊपर लगने वाला एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जो एसेट्स के आफ्टर यूज, यानी एसेट्स के यूज में उपयोग करने के बाद ये उसके वैल्यूज में को धीरे धीरे कम करते चले जाता है। तो एक बिजनेसमैन किस तरह से सोचता है, वो सोचता है कि ये जो वैल्यूज कम हो रही है ये तो
अगर बोला तो अल्टरनेटिवली ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, तो ये करता क्या है कि डेप्रिसिएशंस के वैल्यूज को सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है कि हर साल ये कितना डिमिनिशिंग हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है एसेट्स का वैल्यू, और उसको वो पीएल अकाउंट से डिडक्ट करता है। क्या करता है, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसके डेबिट साइड में लिख करके क्या करता है, इसके वैल्यूज को प्रॉफिट से कवर करने की कोशिश करता है, इसके डेप्रिसिएशन के वैल्यूज को, ठीक है ना, प्रॉफिट से कवर करता है, ताकि जब इसका वर्किंग लाइफ कंप्लीट हो जाए, मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, जब इसका वर्किंग लाइफ कंप्लीट हो जाए तो वो बिजनेसमैन के पास एक फंड क्रिएट हो जाए और वो उस फंड का यूज उस एसेट्स को फिर से खरीदने के लिए कर सके। एकदम से क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो एक तरह से हम लोग देखा जाए तो ये यहाँ पर करता क्या है, तो फंड का क्रिएशन करता है, फंड का क्रिएशन करता है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक फंड का क्रिएशन है जो आफ्टर समय के बीत जाने के बाद, आफ्टर वर्किंग लाइफ के कंप्लीट होने के बाद, है ना, वो एक फंड के रूप में आ जाए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का कारण क्या क्या है। कारण तो आपने डेफिनेशंस में यहाँ देखा, लेकिन हम लोग एक पॉइंट वाइज इसको समझ लें कि इसका कारण क्या है, और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी जरूरत हम क्यों करते हैं, नीड्स, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हम लोग क्यों करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन को करते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो होता है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड होते हैं, और हम लोग देखेंगे इसका मेथड। उसके बाद हम लोग देखेंगे उन मेथड्स को किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि डेप्रिसिएशन होने का क्या क्या कारण है। डेप्रिसिएशन का हम लोगों ने मीनिंग अच्छे से समझ लिया है, डेप्रिसिएशन होता क्यों है ये हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका मीनिंग बतला रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में एसेट्स के ऊपर अप्लाई किया गया एक मेथड है, जिसमें हम लोग एसेट्स पर जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो एक्सपेंसेस आफ्टर द टाइम, आफ्टर कंप्लीट ऑफ द टाइम, या फिर आफ्टर एंड ऑफ द टाइम हम लोग बोल सकते हैं, वो उसका वर्किंग लाइफ एक होता है जो खत्म हो जाने के बाद उस एसेट्स की जरूरत हमें पड़ती है, तो एज अ फंड हम लोग एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हो रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में एसेट्स पर के वैल्यूज को जो डिमिनिशिंग करने का एक डिमिनिशिंग होता है उसको कैलकुलेट करने का एक मेथड है, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो कौन कौन सा ऐसा कारण है जिससे डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना बच्चों। आते हैं उसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहला है कि डेप्रिसिएशन जो है क्यों होता है, जब हम लोग किसी भी मशीन का कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद उसका जो नयापन है वो कम होता है, उस मशीन में कुछ कुछ कमियां आने लगती है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें कंटिन्यूअस यूज, एक नई चीज और उसका कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता है, इसके कारण डेप्रिसिएशन होता है। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, बाय ये जो है कंटिन्यू यूज, ठीक है ना। आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। मान लिया कि कोई मशीन है, कोई एसेट्स है, उसका टाइम जो है एक्सपायरी हो गया, यानी कि वो 10 साल के लिए था और वो 10 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। या फिर कहा जाए तो वो मशीन अब टेक्नोलॉजी में नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और वो मशीन का यूज अब बंद हो गया, जिसका हम लोग बेस्ट एग्जांपल टाइपराइटर और कंप्यूटर का ले सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइम के बीत जाने के बाद उसका वैल्यूज खत्म हो जाता है, तो ये डेप्रिसिएशन का कारण बनता है। दूसरा हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, बाय ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है बच्चों कि ये जो मशीन है वो क्या होता है, वो टूट फूट
टूट रहा है, वो अगर कहा जाए तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो हम लोग यहाँ समझ लें कि मशीन जो है वो पुराना पड़ गया, ठीक है ना, पुरानी हो गई मशीन। तो टेक्नोलॉजी के चेंजिंग के कारण हो सकता है ना। तो मशीन पुरानी हो गई, अब उसका यूज नहीं, उसकी जगह पर कोई नए बेस्ट मशीन जो है वो आ गया, बेस्ट यूज वाली चीजें आ गई है, चीजें जो है वो हमेशा होते रहता है ना। तो उसके कारण भी डेप्रिसिएशन होता है। अब आ रहे हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में, बाय डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होना है कि यानी कि उस मशीन में क्षय हो जाना, मशीन का टूट फूट जाना, मशीन में किसी तरह का कुछ घिसावट आ जाना, ठीक है ना, वो चीज बात हो रही है। फिफ्थ पॉइंट में आ रहे हैं बाय ये परमानेंट फेल इन प्राइस। मशीन का वैल्यूज जो है ना वो क्या होता है, कम होते चला जाता है। मशीन का एसेट्स का वैल्यूज जब स्टार्टिंग टाइम पर जो मशीन आता है बच्चों, ठीक है, तो उसका वैल्यूज आफ्टर द टाइम वो चेंज होते जाता है। क्यों? क्योंकि जो एसेट्स होता है ना उसका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा डायनेमिक होता है। अगर एक टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी को ब्रेक करने के लिए दूसरी और मेथड्स और नई टेक्नोलॉजी उसके आसपास आ जाती है, ताकि हर पर एक नया चीजें हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग बात करें एग्जांपल के रूप में कि पहले हम लोग एक कीपैड मोबाइल्स, पहले तो हम लोग फोन, घूमने वाला जो फोन होता था, क्या बोलते थे पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा अभी। तो पहले हम लोग एक कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि वो मोबाइल, कीपैड वाले मोबाइल हम लोग यूज करना भी भूल गए। तो उस समय उसका वैल्यू ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग उसका यूज ही नहीं करते हैं। अब हम लोग जो है मल्टी यूजेस मोबाइल्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये चीजें क्या हो गई कि इसमें लगातार क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजिंग होती है। चेंजिंग होने के बाद क्या होता है कि उसका वैल्यू, उसका प्राइस जीरो हो जाता है। मोबाइल आप यूज करते हो, यूज करने के बाद जब उसको रीसेल करने जाते हो तो उसका वैल्यू जो है वो क्या होता है, बहुत ही पहले तो डायरेक्टली वो 50% डाउन करेगा, फिर उसको आफ्टर द यूज उसको देखा जाएगा कि क्या कितनी बार वो खुला है वगैरह, ये सब सारी चीजें, उसके बाद उसका वैल्यूज प्राइस जो है कम होते चले जाता है। तो हर बार क्या होता है कि नया टेक्नोलॉजी आता है और मशीन हो गया, जो भी फिक्स एसेट्स है उसमें हम लोग क्या होता है कि इंसान का जो लाइफ होता है वो क्या होता है, हमेशा एक नई चीजों की तरफ अपने माइंड को लेकर के जाता है। तो नित्य हमेशा जो है कोशिश में रहता है कि अपने वर्क को हम कैसे बेटर बनाएं, ठीक है। तो इस क्रम में क्या होता है, हमेशा नया नया आविष्कार होते रहता है। वो आविष्कार पुराने वाली चीजों को, उसके प्राइस को अगर बोला जाए तो, अगर सिंपली कहा जाए तो उसको मार्केट से आउट करती है, उसके प्राइस को जीरो करती है, ठीक है, और नई चीजें मार्केट में उसका जगह ले लेती है। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर है क्या कि परमानेंट अगर प्राइस में कमी आ रही है तो ये डेप्रिसिएशन का कारण है। आते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट में, बाय एबनॉर्मल फैक्टर्स। कई एबनॉर्मल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी एसेट्स है उसका टूट फूट जाना, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना, ये तो और भी ये सब कारण ही है। और भी इसमें और ऐड कर लो जिसके कारण हम उसका यूज़ करना अब बंद कर दिए, उसकी चीज़ें जो है अब मार्केट में नहीं मिल रही है तो हम लोग उसका यूज़ बंद कर दिए, उसका डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, मार्केट में वो आ नहीं रहा है, तो उसका उसका यूज़, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना, जो एसेट्स होते हैं उसका वैल्यूज कम होता चला जाता है। जो वैल्यूज में जो कमी आती है वही एक्चुअली में डेप्रिसिएशन है। क्लियर हो रहा है? आते हैं हम इसके नीड्स पे। हम लोग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन क्यों करते हैं, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम लोग इसलिए करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का कैलकुलेशन हम कर सके। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है, हम एक फिक्स एसेट्स को तो इन्वॉल्व कर देते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। अब क्या है कि उसका वैल्यू जो कम हो रहा है, ये चीज एक्चुअली में सीन नहीं होता, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें इसको फील करते हैं क्या कि अब ये
अब हमको नए इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, पड़ सकती है। मतलब कि ऐसा हम लोग सोचते हैं, मोबाइल हम लोग खरीदते हैं तो क्या होता है, पुराने हो जाता है, अच्छा चल नहीं रहा है, इसको अब क्या करो, चेंज कर दो। तो फिर उन्हें लगता है, कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह से लॉस ही है। तो इस लॉस को हम लोग कवर करते हैं कहाँ से, तो प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिटर्मिनेशन करने में, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करने में डेप्रिसिएशन जो है का कैलकुलेशन जरूरी है। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट आते हैं, फॉर शोइंग एसेट्स एट फेयर एंड ट्रू वैल्यू इन द बैलेंस शीट। देखिए, अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि जितना प्राइस में हमने जो है 12 लाख का एक मशीन बिजनेस में इंस्टॉल किया, अब उसी प्राइस को लेकर के हम चलते चलेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा कि एक साल वो मशीन चला तो उसका प्राइस 12 लाख नहीं रहेगा, उसका प्राइस घट जाएगा। ठीक है, फिर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो वैल्यूज और उसका कम होता चला जाएगा। अब कम होते होते क्या हो जाएगा कि उसका वैल्यूज जो है वो एक कबाड़ के रूप में वो बचेगा हमारे पास, क्योंकि अब उसका कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि एक स्क्रैप के रूप में वो हमारे पास बचेगा। तो बैलेंस शीट में, क्योंकि हर साल हम लोग बैलेंस शीट में एग्जैक्ट फिगर को दिखलाते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे बिजनेस का सही पोजीशन क्या है। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट सही फिगर, ट्रू फिगर हमें शो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में हम एसेट्स का सही वैल्यूज शो करने के लिए डेप्रिसिएशंस का यूज करते हैं, वहां पर माइनस करते हैं एसेट्स के साथ में। थर्ड पॉइंट आते हैं, क्या है, प्रोविजन ऑफ फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में अगर कहा जाए तो डेप्रिसिएशन करने का मेन रीजन भी बस यही है कि एक बार, इसी मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 12 लाख में हमने एक मशीन इंस्टॉल किया, राइट है। अब है क्या कि अब वो 12 लाख का मशीन हर साल यूज हो रहा है, हर साल उसका वैल्यूज कम हो रहा है, और वो हर एक चीज का एक वर्किंग लाइफ होता है। यानी कि अगर वो यूज करे तो उसका एक डेड टाइम होता है, यानी उसके खत्म होने का एक समय होता है। ठीक है ना। तो उस समय के बाद हमें उतने पैसे की जरूरत फिर से पड़ेगी, और ना केवल उतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, विथ इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट हमारे मनी के ऊपर रहेगा। तो ये सब सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये डेप्रिसिएशन एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है प्रोविजन ऑफ फंड। इसकी ये हम लोग प्रोविजन ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हम लोग एक्चुअली में एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, एक फंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसका यूज हम लोग, जब वो मशीन वैल्यूलेस हो जाएगा तो उस फंड, हमारे पास एक फंड क्रिएट हो जाएगा, उस फंड का यूज हम लोग बिजनेस में उस मशीन को फिर से परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो प्रेजेंट फिनेंशियल पोजीशन है वो खराब नहीं होगा, और हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली अपना काम करता चला जाएगा विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन। क्लियर हो रही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आते हैं, हम लोग कैलकुलेशन क्यों करते हैं डेप्रिसिएशन का, तो एसर्टिंग एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली में जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं बच्चों, तो उसमें फिक्स एसेट्स अगर बोला जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व होता है। क्लियर हो रही है ना। बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दोनों तरह के कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, जो हम लोग फिक्स एसेट्स में इन्वॉल्व कर दिए, यानी कि बिजनेस में जिसको हम लोग प्रोडक्शन में अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। यानी कि उतना खर्च करने के बाद ही, उतना फिक्स अमाउंट खर्च करने के बाद ही हम लोग प्रोडक्शंस आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अगर हमें पता नहीं है कि उस फिक्स कॉस्ट में कितना जो मशीन लगा, वो मशीन जो है वो प्रोडक्शंस में कितना, मतलब उसका उस मशीन का वैल्यूज कितना उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो हम लोग एग्जैक्ट फिगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि कितना में हमने हमारा सामान बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट में कि ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑनली, ठीक है ना। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रॉफिट होता है, हम लोग जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ही जो एग्जैक्ट हमारा नेट प्रॉफिट आता है बच्चों, उसी नेट प्रॉफिट से हम लोग डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, डिविडेंड क्या होता है कि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में जितने भी लोग मतलब कि उस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उस प्रॉफिट का हिस्सा सबके पास जाना चाहिए, तो उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। यानी डिविडेंड इसका हिंदी क्या हो गया, लाभांश, लाभ का अंश, ठीक है। तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी स्टॉक्स होल्डर्स हैं उस बिजनेस के, उनको प्रॉफिट का हिस्सा देना है, जो मालिक है उसको हिस्सा देना ओनर को। तो ये एक एग्जैक्ट फिगर हमें पता चल पाता है सारे खर्च होने के बाद। अगर सारा प्रॉफिट हम लोग ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हमारे पास कोई फंड नहीं है, जब वो एसेट्स की जरूरत पड़ेगी तो हमारा बिजनेस जो है वो बंद होने की कगार पर आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो रहा होगा। और भी किसी पॉइंट में अगर दिक्कत हो, चूंकि हम वीडियोस को ज़्यादा बड़ा ना करें, हम उसके मेन पॉइंट्स को आपके सामने रख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आई, आपके माइंड में उस चीज़ का फिगर बन जाए ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे, ठीक है ना। आगे देखिए, आते हैं हम लोग 6th पॉइंट में। ये क्या करता है, अवॉइडिंग एवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स का पेमेंट हम लोग करते हैं किस पर, तो नेट प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट पर बच्चों, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम टैक्स का ये एक लीगल प्रोविजन है। लीगल मतलब ये बताता है कि अगर आप इनकम करते हो तो आपको इनकम टैक्स देना है। तो अगर आप इनकम में अपने लॉसेस को नहीं दिखलाओगे, क्योंकि एक तरह से डेप्रिसिएशन आपके लिए लॉस है और वो लॉसेस को नहीं दिखलाते हो इनकम अपने इनकम में, तो आप एक एग्जैक्ट फिगर आपके पास नहीं होगा और उस बढ़े हुए इनकम के ऊपर आप टैक्स पेमेंट करते हो, जो आपके लिए एक डबल लॉस की तरफ इंडिकेट करता है, राइट है ना। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं नेट प्रॉफिट में, उसके बाद ही हम लोग टैक्स देते हैं। तो ये एक लीगल प्रोविजंस के में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके काउजेज और इसके नीड्स आपके सामने पूरी तरह से क्लियर है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इसके फैक्टर्स में, यानी कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है ताकि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला आपको रखना होगा ध्यान में क्या, कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स का टोटल कॉस्ट क्या है, क्योंकि उसी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना। आते हैं हम लोग एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। एसेट्स कितना साल तक चलेगा, हर एसेट्स का एक वर्किंग लाइफ है, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल, है ना। उसके बाद वो एसेट्स क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, राइट। तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लें। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग एस्टिमेट करते हैं स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पर लोग ध्यान रखिएगा, एस्टिमेट क्या बोले, यूजफुल वर्क लाइफ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू। जब मशीन का वैल्यूज खत्म हो जाएगा आफ्टर कंप्लीट ऑफ द वर्किंग लाइफ हो गया 10 साल 12 साल जो मैंने बताया, उसके बाद एसेट्स जो है वो काम नहीं करेगा, काम करना बंद कर देगा, राइट है। तो वो जो बंद कर देगा लेकिन वो एग्जिस्ट तो है, उसका जो कबाड़ी जो बचेगा, कबाड़ी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो हमारे काम का नहीं है इसलिए इसको कबाड़ी बोलते हैं। तो उसका जो कबाड़ी होगा उसका एक वैल्यूज लगेगा, ऐसा नहीं कबाड़ी है तो उसको हम लोग ऐसे ही हम लोग उसको कहीं पर फेंक देते हैं। एक्चुअली में जो कबाड़ी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिसाइकल करने के लिए फिर उसको सेल करते हैं। कबाड़ी को क्या करते हैं, रिसाइकल करने के लिए सेल करते हैं। तो कितना में वो रिसेल होगा वो कबाड़ी, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इसको रेसिडुअल वैल्यूज भी बोलते हैं और भी कुछ नाम होते हैं इसके, देख लीजिएगा। अब क्या है जो है चेंज इन ऑब्सोलेंस, यानी कि अगर कहा जाए तो इसके वैल्यूज में इसको ये देखना कौन कौन से कारण हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इस चीज के बारे में हमको चांसेस ऑफ
ऑब्सोलेंस, कौन कौन से कारण डेप्रिसिएशन के हो सकते हैं या फिर डेप्री है, इस चीज का कैलकुलेशन करना ये हम लोगों के लिए जरूरी है, इसका इवेल्युएशन करना। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं एडिशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स अगर हम यूज मतलब कि इंस्टॉल किए, उसके साथ में और भी चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं साथ में, कि एसेट्स के साथ दूसरे एसेट्स को मर्ज कर देते हैं, एक मशीन के हेल्प के लिए दूसरे मशीन्स को जो लगा देते हैं, तो ये तरह से इसकी बात, इस पे भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद इसके लीगल प्रोविजंस को, जैसे मैंने अभी बताया लीगल प्रोविजन में कि यह इसका यूज हम लोग डिविडेंड को देने के लिए करते हैं, यानी कि डिविडेंड, नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड काट देते हैं, तब हम लोग इसका हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग सभी में बांटते हैं, पहली बात। दूसरा प्रोविजन, लीगल प्रोविजन क्या है, जो इनकम टैक्स को लेकर के है। टैक्स इनकम में पहले हम लोग डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करते हैं, उसके बाद हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें आपके सामने क्लियर है। अब हम लोग इसके कैलकुलेशंस पर जाते हैं, इसके एग्जैक्ट फिगर के ऊपर जाएंगे कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे हैं। तो इसके कई मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो मेथड्स जो है एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन मेन मेथड्स जो आपके क्या बोल सकते हैं सिलेबस में है, वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए मैं सारा मेथड्स को मैं एक एक करके आप लोगों को बतलाऊंगी, ताकि आपका डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन, ना केवल आपके मतलब कि ग्रेजुएशन के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में भी ना छूटे। इसलिए मेरी कोशिश है कि हर एक पॉइंट को आपके सामने यहाँ पर मैं रख सकूं, राइट है। तो इसका मेथड सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम लोग बोलते हैं या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड ही बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड्स भी बोलते हैं। तो ये मेथड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। क्या होता है ये मेथड्स, अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग देख लें यहाँ पर सेकेंड मेथड है क्या, डिमिनिशिंग या फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, जो घट रहा है घटते हुए क्रम में। उसके बाद आते हैं क्या एन्युटी मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन मेथड, ये डिप्लेशन मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड। इस तरह से 10 मेथड्स हैं टोटली, ठीक है। तो लेकिन बेस्ट अगर हम लोग बात करें तो ऊपर बेस्ट 5 जो है ना, 5 जो है ये मेथड्स जनरली पूछा जाता है, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 2 मेथड्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पहले मेरी कोशिश रहेगी कि ये मेथड्स का कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो आज का हमारा इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 मेथड्स को सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन में जो सबसे पहले कि इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ एसेट्स में हम लोग माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यूज भी कहेंगे, यानी कि वो मूल्य जो एसेट्स को बेचने के बाद कबाड़ी मूल्य है ना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का ये क्या है, ये फॉर्मूला है। जितना भी वैल्यूज है एसेट्स का, उस वैल्यूज में हम लोग स्क्रैप्स को माइनस करेंगे, और कितना इसका वर्किंग नंबर ऑफ ईयर, यानी कि कहा जाए तो नंबर ऑफ वर्किंग ईयर हम लोग ज्यादा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, वर्किंग ईयर, सॉरी,
वर्किंग ईयर। बिजनेस जो है वो कितना, वो एसेट जो है कितने सालों तक चलेगा, वो हम लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए अब हम लोग ये करते हैं वर्किंग ईयर या एस्टिमेटेड ईयर भी बोल सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और हम लिखवाएंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कहीं कहीं पर निकालने के लिए आता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अगर रेट दिया हुआ नहीं है और पूछा जाएगा कि डेप्रिसिएशन का रेट निकालिए, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एनुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन annual value of depreciation divided by cost of assets into 100। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आएंगे जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देख लें कि ये इसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। तो ये जो जर्नल एंट्रीज होता है कहाँ होता है, इन दी बुक ऑफ कंपनी, ठीक है बच्चों। चूंकि ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो डेप्रिसिएशन जो अकाउंट क्रिएट करते हैं वो एक्चुअली में लेजर हम लोग बनाते हैं, और लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ता है, जर्नल एंट्री, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में हम लोग देखेंगे ये 5 एंट्रीज जो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि डेप्रिसिएशन हम लोग जो करेंगे वो क्या होगा, एसेट्स को खरीदने का एंट्री होगा और डेप्रिसिएशन को काटने का एंट्री होगा, डेबिटेड करने का एंट्री होगा। तो आइए सबसे पहला जनरल एंट्री में हम लोग आ रहे हैं। सबसे पहले क्या है, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर आप कैश अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरली बैंक अकाउंट ही यूज करते हैं, क्योंकि बड़ा बिजनेस है, पैसे की ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती है, तो हम लोग कैश की जगह पर कैश को जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट से हम लोग सेकेंड जनरल एंट्रीज में आते हैं। डेप्रिसिएशन जब हम लोग काटेंगे, डिडक्ट करेंगे, डेबिटेड करेंगे, तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड वाले जनरल एंट्रीज में, फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अगर कोई किसी एसेट्स को हम लोग बीच में ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके वर्किंग लाइफ कंप्लीट होने के पहले ही सेल कर रहे हैं, तो सेल करने का एंट्री होगा बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। जनरल एंट्रीज अगर का वीडियोस अगर आपको किसी भी जनरल एंट्री से प्रॉब्लम हो रही है तो जनरल एंट्रीज वाला वीडियोस आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर हम लोग कोई एसेट्स बेच रहे हैं और बेचने के कारण हमको उस एसेट्स में लॉस हो रहा है, तो जनरल एंट्री हो जाएगा फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो होगा क्या, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो ये आपको 5 जनरल एंट्रीज याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो हमें बनाना पड़ता है जनरल एंट्रीज के बाद एसेट्स अकाउंट बनाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, दूसरा अकाउंट हम लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। जनरली 2 अकाउंट हम लोग बनाएंगे जब हम लोग को डेप्रिसिएशन का क्वेश्चंस आएगा तो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में जिस चीज का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उस चीज को बनाएंगे, लेकिन जनरली एसेट्स अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब हम लोग देख लें कि जो एसेट्स अकाउंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। जहां भी अगर कुछ दिक्कत हो तो वहां पर वीडियो को पॉज करके आप पेन डाउन कर सकते हैं। तो इसका
जो फॉर्मेट होगा बच्चों वो होगा, जैसे कि हम लोग बना रहे हैं एसेट्स अकाउंट, तो फॉर्मेट होगा लेजर वाला फॉर्मेट। और लेजर में कितने कॉलम होते हैं? लेजर में 8 कॉलम होते हैं। तो वो 8 कॉलम हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला कॉलम क्या हो जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। तो पहला कॉलम आपका होगा डेट, ठीक है, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद जर्नल फोलियो, उसके बाद अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका डेबिट साइड का जो कॉलम है वो है। अब फिर क्रेडिट साइड में आते हैं। तो क्रेडिट साइड में आपका हो जाएगा ये डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि बिजनेस में मतलब कि क्वेश्चन में कंडीशंस कैसा है। कंडीशंस, अगर हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं और हम बना रहे हैं एसेट्स अकाउंट, तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट हमारे पास एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जिस डेट को हम लोग यहाँ परचेज कर रहे हैं वो डेट मेंशन करेंगे और लिखेंगे क्या, टू बैंक और कैश अकाउंट, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट हम लोग जो होगा यहाँ लिखेंगे। और अगर फिर से उससे जब डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करते हैं, साल के अंत में। ठीक है, तो ये जब खरीदे हैं हम लोग वो डेट यहाँ पर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या डालेंगे, इंड डेट है ना, इंड डेट, यानी कि जो हो सकता है आपका, हम इन डेट को यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, लिख देते हैं 31 मार्च। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल ईयर का इंड डेट कहाँ होता है, 31 मार्च को होता है। तो डेप्रिसिएशन जो भी कैलकुलेट होगा उसको हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कैसे डेप्रिसिएशन हो रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो इसका हम लोग एसेट्स अकाउंट बनाए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लिया कि कोई एसेट्स हम लोग सेल कर रहे हैं, तो किस डेट को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सेल कर रहे हैं तो जिस भी डेट को सेल करेंगे यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट। सेल कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिखेंगे, तो इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और इस तरह से हम लोग देखेंगे सेल आने की, जब सेल करेंगे तो उसका लॉस होगा, उसका या तो फिर प्रॉफिट होगा। तो अगर लॉस होता है तो बाय में हम लोग डालेंगे, जो लॉस होगा सेम वाले ईयर में डेट में लॉस होगा तो हम लोग यहाँ डालेंगे पीएल अकाउंट। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इफ लॉस, और यहाँ पर लिख देती हूँ अगर इफ प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर होगा तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, टू पीएल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 1 साल का ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होता है। और जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वहां पर पूछा जाएगा कि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल का लेजर जो है क्रिएट कीजिए। तो जितना भी साल का हमको क्रिएट करने को बोलेगा लेजर बच्चों, वहां पर हमको देखना है कि फर्स्ट साल कब खत्म हो रहा है। जैसे फर्स्ट साल खत्म होगा उसी के साथ ही हम लोग उसका सीडी निकालेंगे और उसको बीडी में ट्रांसफर करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या करेंगे कि अभी ये तो लंबा जाएगा, जितना साल को बोला जाएगा उतना साल का हम लोग बड़ा बनाएंगे लेजर, और क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं ताकि और थोड़ा स्पष्ट हो, मेरे लिए थोड़ा सा जगह यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ हम लोग इस जनरल एंट्रीज को मैं इरेज कर रही हूं, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ पाए। ठीक है, अगर हमको बोला गया है कि
साल का आप लेजर क्रिएट कीजिए। तो 3 साल के लेजर को क्रिएट करने के लिए हमारा ये लंबा जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। 3 साल का हम लोग को लेजर क्रिएट करना है और हमने सारा कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया। तो करेंगे हम बैलेंस। बैलेंस के लिए जिधर साइड का अमाउंट बड़ा है उधर ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने बैलेंस किया फर्स्ट और सेम को हम लोगों ने यहाँ लिखा और फिर हम लोगों ने क्या किया 31 मार्च यानी कि जो आपका लास्ट डे है वहीं पर हम लोगों ने लिखा क्या बाय बैलेंस सीडी। तो जो भी ये सीडी आएगा उस सीडी को हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए यानी कि सेकेंड ईयर के लिए लेकर के जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी वो वहीं आ जाएगा और फिर से सेकेंड ईयर का हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपका यहाँ पर फिर से सेकेंड मान देंगे 31 मार्च के लिए होगा सेकेंड ईयर का बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आप यहाँ लिख रहे हो और फिर से ये काम हमारा क्या होगा चलता रहेगा जितना साल के लिए अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। और फिर हम लोग इसी साल को बाय बैलेंस सीडी करेंगे और फिर इस बीडी को थर्ड ईयर के लिए लेके आएंगे, थर्ड ईयर के लिए लेकर के आएंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर से अगर थर्ड ईयर की मैंने बताया कि थर्ड ईयर तक हमको करना है तो 31 मार्च हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, 31 मार्च लिख रहे हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन हमने 31 मार्च को किया लास्ट वाला ईयर यानी जितने हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमको 3 साल का आप बना दो। तो 3 साल का जब हम लोग बना रहे हैं तो काम हमारा वही चल रहा है ना। और हमने 3 साल का बैलेंस निकाल लिया बाय बैलेंस सीडी, निकाल लिया। 3 साल के लिए बोला था निकाल लिया, क्या हम लोग यही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। 3 साल के लिए बनाने तो बोलेगा तो हमने सीडी निकाल ली 3 साल, लेकिन इसको बीडी के लिए ट्रांसफर जरूर कर देंगे 4th ईयर के लिए, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। तो 4th ईयर के लिए यहाँ पर हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्यों ऐसा कर देंगे? क्योंकि ऐसा ये इसका वर्किंग लाइफ 3 साल के लिए नहीं है, लेकिन अकाउंट आपको 3 साल के लिए बनाने बोलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये सीडी को बीडी में ट्रांसफर करेंगे। अब आपका अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो, यहाँ पर बंद कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे जनरल एंट्रीज और जनरल एंट्रीज के बाद इसको लेजर में कैसे पोस्टेड करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें। अब हम लोग आते हैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड्स का। ये तो हमारा फॉर्मेट हुआ जिसको हम लोग शो करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक हम लोग क्वेश्चंस क्रिएट कर लें, ठीक है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स का, ठीक है ना। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड सबसे पहले फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये 2 मेथड्स को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर कोई भी क्वेश्चंस हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप इसी जो वीडियोस है इसके एंड में आप भेज सकते हो, वहां पर मैं बता दूंगी। तो ये क्या है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड? आपका डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट, पहले तो आप ये समझ लो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया हुआ है। मान लिया कि 1 लाख है, वैल्यूज एसेट्स का वैल्यूज 1 लाख है, ठीक है। वर्किंग लाइफ, इसका वर्किंग लाइफ क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। मान लिया कि इसका वर्किंग लाइफ जो है वो 10 साल है। वर्किंग लाइफ
क्या है, 10 ईयर है। इसका स्क्रैप है, स्क्रैप वैल्यू मान लिया कि 10,000 है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इतना ये सब क्वेश्चंस, ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है, क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय वर्किंग ईयर और एस्टिमेटेड ईयर ऑफ वर्किंग लाइफ। ओके, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 90,000 डिवाइड बाय 10 यानी कि 9,000 पर ईयर। ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि पर ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जो हमने किया, पर ईयर हम लोग सेम अमाउंट को डिडक्ट करते चले जाएंगे, है ना, डिडक्ट करते चले जाएंगे, कब तक, 10 साल तक। तो ये यहाँ पर बात होती है कि जब स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग जाएंगे तो एसेट्स का वैल्यू 0 हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछता है। ठीक है, वही अगर हम लोग अगर डिमिनिशिंग की बात करेंगे, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड्स में तो फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 9,000, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट हुआ, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आप सेम अमाउंट को लेकर के चलेंगे, हमेशा हर साल आपका 9,000 ही कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन के रूप में। लेकिन डिमिनिशिंग में क्या होगा कि आपने 9,000 निकाला, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करोगे, जो आपका वैल्यू है, वैल्यू क्या है, 1 लाख है वैल्यूज, इस वैल्यूज में से आप 9,000 माइनस करोगे जो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन है ना। और जो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 81,000, ठीक है, सॉरी 91,000। तो हमारा जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन निकलेगा वो इस वैल्यूज के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो और क्या है, डिमिनिशिंग में एक क्या होते हैं, रेट हम लोग निकाल लेते हैं। रेट का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देख रहे हैं 9%, तो 9,000, तो हम लोग अगर देख रहे हैं तो कितना मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो उस तरह से रेट निकालेंगे। रेट निकालने के बाद या फिर क्वेश्चन में रेट दिया रहता है, ठीक है ना। जब डिमिनिशिंग का क्वेश्चन होगा तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो फॉर्मूला में आप निकालोगे एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो क्वेश्चंस आएगा जैसे उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो केवल आपको डिफरेंसेस बतलाना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग सेम अमाउंट को लेकर चलेंगे, लेकिन डिमिनिशिंग में ये अमाउंट आपका वैल्यूज जो है वो क्या होगा, हर बार कम होते जाएगा विद द वैल्यूज ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। अब डेप्रिसिएशन हमारा 91,000 के ऊपर निकलेगा, जो परसेंटेज क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो आई होप मेरी इतने देर की जो मेहनत है आपके लिए कुछ काम आएगा। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, और जो भी डाउट्स है आप इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। और इसको आप लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे जिस तरह से भी टाइम मिलता है और मेरी कोशिश है कि मैं इस चैनल को आपको समर्पित करूं, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समर्पित करूं, ताकि कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनको अपने कॉमर्स के लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में और आपके आसपास होने वाली घटनाओं से कोरिलेट करके आपके चैप्टर्स को आपको समझा सकूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।